नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है घरेलू कामगारों से रिलेटेड। घरेलू कामगार ऐसे कामगार जो लाखों घरों में काम करके उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी ना किसी प्रकार से पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हीन भाव से वो देखे जाते हैं, न्यूनतम वेतन दिया जाता है, देश आजाद हो चुका है, फिर भी आज इस प्रकार की भावनाएं घरेलू कामगारों को लेकर के बनी हुई। इन चीजों का निपटारा कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिना किसी उपबंध के न्यूनतम वेतन के कार्य करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुधार करने की बात कही गई है और इनको समान वेतन देने की बात कही गई है इनके कार्य क्षमता को देखते हुए। आइए बात करते हैं इन घरेलू कामगारों के कल्याण के लिए जो सरकारी पहले की गई है, जो सरकारी शुरुआतें की गई है उनके बारे में। भारत में जो घरेलू कामगारों का एक सशक्तिकरण है वो किस प्रकार से आप देख पा रहे हो। घरेलू कामगार महिलाओं को श्रमिक का दर्जा दो, हमने छुट्टी नहीं ली, तुमने छुट्टी दी, फिर भी वेतन में कटौती क्यों। घरेलू कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड बनाओ। अलग अलग प्रकार से आप इनके मांगे देख सकते हो, किस प्रकार से मांगे, आखिर क्या औचित्य है इनका। घरेलू कामगारों के लिए अलग कानून बनाओ। आइए बात करते हैं इन सभी मुद्दों के ऊपर। चुनौतियां भी आएंगी, बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे भी। एक्चुअल में भारत में हर दिन लाखों घरेलू कामगार घरों में काम करते हैं और उनको बिजली देते हैं, यानी कि एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर भी उनका योगदान काफी हद तक अदृश्य और असुरक्षित माना गया। उनका योगदान दिखाया ही नहीं जाता। निजी घरों में काम करते हैं, अक्सर बिना किसी औपचारिक अनुबंध के, कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, फिर भी बेचारे काम कर रहे हैं और उनका जो न्यूनतम वेतन है या फिर मैं कहूं सामाजिक सुरक्षा है वो ना के बराबर है। ऊपर से शोषण का शिकार भी वो हो जाते हैं, स्थितियों का सामना करना पड़ता है, पीड़ादायक सिचुएशंस उनको देखने को मिलती। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कानूनी सुधारों का एक आग्रह करने के साथ साथ अब चुनौती का जो अपरिहार्य है, जो सरकार ने एक प्रकार से इनके लिए कुछ कानून बना रखे हैं, उनमें सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, कहा है कि जो कार्यबल है, इनकी जो क्षमता है उसके अनुसार उचित वेतन देना चाहिए जो इनका बनता है। साथ ही उन्होंने इनकी मान्यता को सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। भारत में जो घरेलू कामगार हैं उनके लिए जनसंख्या की रुझान और कानूनी ढांचे क्या हैं उस पर हम बात करें तो घरेलू कामगार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अगर मैं बात करूं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, कन्वेंशन संख्या 189 2011 की बात है, उसके अनुसार घरेलू कामगारों को रोजगार संबंध के तहत घरेलू काम में लगे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। घरेलू कार्य को एक घर या घरों के लिए जाने वाले जो कार्य हैं, उन घरों के लिए जो ये काम करते हैं उनके रूप में इनको परिभाषित किया गया है, जिनमें सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, इस्त्री करना और बच्चों को पालना या एक प्रकार से नैनी का काम करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, उनकी देखभाली करना, बागवानी की देखभाली करना, घर की रखवाली करना, परिवार के लिए गाड़ी चलाना, यहां तक कि घरेलू पालतू जानवरों की देखरेख करने के लिए भी लोगों को कार्य पर रखा जाता है। यह एक विस्तृत श्रृंखला है, बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य धनवान होने के साथ साथ लोगों को काम पे रखता जरूर है, लेकिन वो हीन भावना से देखता है, ये मेरा नौकर है, ये है। ये लोगों की तुच्छ सोच उस चीज को दर्शाती है। मानता हूं वो कमतर पड़े हुए हैं, मानता हूं उनका ओहदा आपके बराबर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इज्जत के हकदार नहीं है। इज्जत तो उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। उनका काम आपको छोटा लगता है, लेकिन भैया मेहनत तो वो कर रहे हैं ना, वेतन तो उनको भी उनके बराबर मिलना चाहिए। अब इनके लिए कुछ जनसंख्या की रुझान आए हैं जिन पर हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय घरेलू कामगार आंदोलन का अनुमान है कि भारत में घरेलू कामगारों की संख्या 4.2 बिलियन है और आज के दिन तो 5.2 बिलियन या मैं कहूं 5 मिलियन के लगभग हो चुकी है, जो औपचारिक रोजगार के कारण आंकड़ों में परिवर्तनशील को दर्शाता है।
यानी कि लगभग 50 लाख घरेलू कामगार है। 40 लाख से 50 लाख के मध्य घरेलू कामगार आते हैं। उसके अलावा एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है, एनएसएसओ की 2012 की, उसके अनुसार लगभग 40 लाख घरेलू कामगार थे। 3.9 लाख एग्जैक्ट थे, लेकिन लगभग 40 लाख थे, जिनमें से 26 लाख जो हैं वो महिलाएं थी। उसके अलावा जुलाई 2023 में आंकड़ा तैयार किया गया, 2.81 करोड़ घरेलू गृहस्थ कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। शहरों में अगर मैं शहरी भारत की अगर मैं बात करूं, अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर घरेलू कामगार महिला जो है रोजगार के लिए दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिससे शहरों में घरेलू कामगार को समझने के लिए, उसको जानने के लिए उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता पड़ चुकी। अब उनकी सुरक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। इनके लिए कुछ संवैधानिक निर्देश है। वो क्या है अधिदेश? मौलिक अधिकार, आपको पता ही होगा 14, 15 और 21 वो मौलिक अधिकार है। ये सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता और गैर भेदभाव और समान जीवन के सम्मान के साथ आदरपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या आज संसार में नहीं होता? आज भारत में नहीं होता? होता हुआ है, और ये देखने को मिलता है, लोग करते भी हैं ऐसा। तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आर्टिकल 21 सभी को इज्जत के साथ जीने का अधिकार देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय संविधान देता है इन चीजों को। ये घरेलू कामगारों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक आधार तैयार करते हैं, जो प्राय श्रम बल, मेहनत और ताकत के साथ सबसे हाशिए पर भी उनको रखा जाता है। इतनी मेहनत करते, इतना परिश्रम करते, फिर भी तलेटी में पड़े आज समाज के। क्यों? क्योंकि हमने उनको मजबूर कर दिया है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी का नाम सुना होगा। वो क्या कहते हैं? वो उनमें आर्टिकल 39 पढ़ना, कभी 41 पढ़ना, 42 पढ़ना, 43 पढ़ना। राज्य के उचित कार्य स्थितियां, ये कहता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 41 क्या कहता है? काम करने का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा। 42 क्या कहता है? रोजगार की मानवीय स्थितियां और सभ्य जीवन स्तर के निर्वाह, मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते कि भाई उनका फिक्स वेतन होना चाहिए, भत्ता होना चाहिए। यह बात हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है, जिनका जिक्र आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया गया है, संविधान के भाग 4 में लिखा गया है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, साथ मिलाकर वे घरेलू कामगार जो हैं कल्याण की सुरक्षा के लिए विधायी और नीतिगत कार्यवाही का मार्गदर्शन करते हैं। उनको सही गाइडेंस अगर कानून की मिल जाए तो इनकी भी आवश्यकता उनको है। साथ ही अगर मैं बात करूं कानूनी ढांचा, भारत में घरेलू कामगारों को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक केंद्रीय कानून नहीं है, कोई बड़े स्तर पर सेंट्रल लॉ नहीं है। वर्तमान में घरेलू कामगारों को सैद्धांतिक रूप से 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहला वेतन संहिता 2019, दूसरा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, तीसरा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 और चौथा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उनको शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो घरेलू कार्य क्षेत्र में शामिल होने के कारण पारिवारिक आय का समर्थन करने के लिए सबसे ज्यादा लोगों के लिए समस्या है पारिवारिक आय। दूसरा, कोई अन्य नौकरी उपलब्ध नहीं है। 33% लोगों की यह समस्या है। नौकरियों के लिए कोई कौशल शिक्षा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। 34% लोग ऐसा कर रहे हैं। परिवार अनुशासित, इनका कोई आंकड़ा अभी आया नहीं है। अन्य 13 कुछ परसेंट है जो ये काम करते हैं। उसके अलावा भारत में घरेलू कामगारों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं जिनका सामना ये करते हैं? तो कानूनी संरक्षण और समानता का अभाव है। एक तो उचित कानून नहीं है और इक्वलिटी का अभाव देखने को मिलता है।
घरेलू कामगारों को बड़े पैमाने पर औपचारिक श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षाओं योजनाओं से बाहर रखा गया है। व्यापक श्रम संहिता उसके अंतर्गत होने के बावजूद भी इनको इनके उचित अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं मिलता, ना ही उनको लागू करने की कोई योग्य कानून माना गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं, लगभग आपने सुना होगा अजय मलिक, 2025 में एक मामला आया था सर्वोच्च न्यायालय में। उसने घरेलू कामगारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारों की रक्षा और विनियमन के लिए कानूनी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया था। फैसले में कहा गया था कि घरेलू सहायता के रूप में रोजगार का कोई भी अवसर हाशिए पर रहने वाली महिलाएं जो हैं उनके लिए खोला जाना खुशी की बात है, और कहा कि भारतीय जो लोग हैं उनको परिवारों के लिए अपरिहार्य कार्यबल के अधिकारों और सुनिश्चित करने के लिए कानूनी खामियों को दूर किया जाना चाहिए, यानी कि जितने भी कानूनी कमियां हैं उनको दूर कर देनी चाहिए। ठीक, अपरिहार्य का मतलब है धन संचयन, अत्यधिक कार्य घटने, दुर्व्यवहार। अगर मैं बात करूं अत्यधिक कार्य घंटे और दुर्व्यवहार, उनके साथ ज्यादा काम करवाया जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घरेलू कार्यों को आधुनिक गुलामी का एक दर्जा दे दिया है। भाई ये आधुनिक गुलामी एक प्रकार से, जहां श्रमिक विशेष रूप से महिलाएं, नाबालिग इस क्षेत्र की औपचारिक और अनियमित प्रकृति के कारण दुर्व्यवहार, शोषण, जबरन श्रम और मानव तस्करी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो चुके हैं। इनको ज्यादातर सामना करना पड़ता है महिलाओं को और नाबालिगों को, और बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। और आज जैसे हिंसक समाज में, भेड़िए जैसी प्रवृत्ति रखने वाले समाज में महिलाओं का सुरक्षित होना तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो इनको गुलामों की श्रेणी में रखा गया है। बताया जाता है, इंटरनेशनल लेबर कम्युनिटी ने ये बात कही है और ऑर्गेनाइजेशन ने बात कही कि आधुनिक गुलामी एक प्रकार से। ठीक, उसके अलावा घरेलू कामगार जो प्राय बिना किसी गारंटी अवकाश, वेतन, सवेतन अवकाश यानी कि छुट्टी, प्रतिदिन 12 से 16 घंटे काम करते हैं। यह अत्यधिक कार्य बोझ कम वेतन के साथ मिलाकर उनके जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली को गंभीर रूप से कम कर देता है। खुशहाली बचेगी कहां? 16-16 घंटे काम करके फिर टाइम कहां बचता है यार दिन में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अभाव देखने को मिला है। सुरक्षा नहीं मिल पाती, सामाजिक सुरक्षा के अलावा पहुंच नहीं मिल पाती, अच्छी पहुंच नहीं है। फिर इनको स्वास्थ्य का देख रेख नहीं होता, इतना अच्छा इलाज नहीं मिल पाता। घरेलू कामगारों को आमतौर पर भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व अवकाश का जो सवेतन है, बीमारी का अवकाश है, उनसे भी वंचित रखा जाता है। बीमार हो तो भी इनको काम करना पड़ता है। ठीक, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अभाव है, इन चीजों का अभाव है। घरेलू कामगारों को आमतौर पर भविष्य निधि, स्वास्थ्य, मातृत्व और बीमारी वगैरह में भी इनका ख्याल नहीं रखा जाता और ना ही इनको छुट्टी दी जाती है। साथ ही उनकी जो कार्य स्थितियां हैं उन्हें शारीरिक श्रम, रासायनिक जोखिम के कारण व्यवसायिक खतरों के संपर्क में लेके आती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच बहुत कम है। और स्वास्थ्य भी इनका सही नहीं रह पाता, क्योंकि इतना काम करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है, उनका काम होना चाहिए, ये चीज है। कुछ कार्य राज्य स्तरीय हैं। घरेलू कामगार कल्याण बोर्डों के माध्यम से क्रियान्वित कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके केवल छोटे से हिस्से को ही कवर करती हैं, यानी कि एक बड़े व्यापक स्तर पर हिस्से को कवर भी नहीं करती ये योजनाएं, एक छोटे से स्तर तक ही पहुंच पाती हैं। कई कामगार सामाजिक सुधार, सुरक्षा लाभों से अनभिज्ञ रहते हैं। आधे से ज्यादा को तो इनके बारे में पता ही नहीं है, वो अनभिज्ञ इन चीजों के बारे में, या उन तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं, पहुंच ही नहीं बना पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते बेचारे। क्योंकि एक तो यार पढ़े लिखे कम है, एक इनको पता नहीं इन चीजों के बारे में। सामाजिक कलंक और भेदभाव, एक ये सामाजिक कलंक और भेदभाव की जो नीति है ये भी इनको आगे बढ़ने से रोकती है। घरेलू काम को सामाजिक रूप से निम्न दर्जे का माना गया है, महिलाओं का काम माना जाता है। ये तुच्छ सोच हमने तो पैदा करी है कि भाई ये घरेलू काम महिलाएं कर सकती है और कोई और नहीं कर सकती। मुख्य रूप से दलितों, आदिवासी आबादी जैसे हाशिए पर रहने वाली जातियों द्वारा इनका ये काम किया जाता है, ऐसी सोच है। इस तरह के जातिगत, वर्गीय समूह, पूर्वाग्रह,
घरेलू कामगार और अधिक हाशिए पर चले जाते। ये जो एक प्रकार से जो सोच बना ली है, ये वो लोग कर सकते हैं, निम्न जाति के लोग करेंगे, वो फलानी जाति के लोग करेंगे, ये सोच उनको और भी पीछे धकेल देती है। सामाजिक गतिशीलता जो है और सौदेबाजी की शक्ति है वो उनको लिमिटेड कर देती है, सीमित कर देती है। उसके अलावा उनकी स्त्रीता, कम शिक्षा, प्रवासी स्थिति अक्सर उनके सामाजिक आर्थिक बहिष्कार को गहरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई दूसरे लोग क्षेत्र से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, मान लो हरियाणा में वहां से लोग आ गए, लोग एक प्रकार से तिरस्कार कर देते हैं, बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, उनको अपमानित करते हैं, दंडित करते हैं इस प्रकार से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, श्रमिकों को अक्सर घरों, जाति आधारित भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना लगातार करना पड़ रहा है। दिल्ली में रहने वाली दलित घरेलू कामगार स्मिता की कहानी। एक महिला है दिल्ली में, स्मिता नाम है, दलित घरेलू परिवार की रहने वाली है। उसकी कहानी है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें मजदूरी नहीं दी गई, और उन अनेक कहानियों में से एक है ये जो इन कामगारों के सामने आने वाली व्यवस्थागत कमजोरी को दर्शाती। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था और वो अपने न्याय के लिए तरसते रहे, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहां है कोई समता नहीं चार्ट, 1515 से लेकर 59 वर्ष की आयु के औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो भैया घरेलू क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो 169 रुपए मिलती, ठीक, 64 रुपए मिलती। कुल मिलाकर अनौपचारिक क्षेत्रों में 189 121 है। वहीं शहरी क्षेत्रों में, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, शहरी क्षेत्रों में 211 है, 102 है। अनौपचारिक क्षेत्रों में 258 194 है। ठीक, जो डार्क ग्रीन है वो पुरुषों की है, जो शेड ग्रीन है ये महिलाओं की है। ठीक, ये दैनिक मजदूरी है, डेली जो उनको मजदूरी दिन के हिसाब से मिलती, क्या पड़ता होगा 200-250 रुपए में, क्या आता है, सोच के देखो। ठीक, तो भगवान ने जो जिंदगी दी है उसका शुक्र मनाओ, कभी भी अपनी जिंदगी को कोसो मत। ठीक है, भारत में घरेलू कामगारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सरकारी नीतियां लागू की गई। घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इस मसौदे पर नीति का उद्देश्य है घरेलू कामगारों को औपचारिक कर्मचारियों के रूप में एक प्रकार से प्रोत्साहन देना, उनको एक प्रकार से पंजीकृत करके न्यूनतम मजदूरी की पात्रता उनके लिए लागू करना, सामाजिक सुरक्षा का एक प्रकार से आश्वासन देना, लाभ प्रदान करना, दुर्व्यवहार से सुरक्षा करना, यूनियन बनाने का अधिकार सुनिश्चित करना, ये रोजगार मंत्रालय करने की कोशिश कर रहा है। नीति में घरेलू सेवा में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने और उनके शोषण को रोकने के लिए कुछ एजेंसियां तैयार की गई हैं जिनका ध्यान सिर्फ इसी चीज पर केंद्रित रहेगा, तो इसी चीज पर ध्यान देंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जैसे प्रमुख श्रम सुधारों में शामिल किया गया है, जो न्यूनतम मजदूरी है, स्वास्थ्य बीमा है, मातृत्व पेंशन का जो वादा है वो उनको उसका लाभ प्रदान करने का काम करेंगे। हालांकि घरेलू कामगारों के प्रवर्तन और लाभ तक पहुंचने की जो समिति बनी हुई है, जो आज तक लिमिटेड ही है, हालांकि उसको बढ़ाने का काम भी किया जाएगा, सरकारी पहल की गई है। राज्य कल्याण बोर्ड और कानूनी संरक्षण, राज्य कल्याण बोर्ड और कानूनी संरक्षण उनके लिए लागू किया गया है। सरकारी जो नीतियां हैं वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनमें ये एक प्रमुख नीति आ जाती है। उसके अलावा जैसे कई राज्य हैं, तमिलनाडु है, दिल्ली है, केरल है, महाराष्ट्र है, और इनमें जो घरेलू कामगार हैं कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाएंगे, जो स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाएं, बच्चों के लिए शिक्षा सहायता, इन सभी का निवारण किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा, एक सिस्टम बनाया जाएगा। 2007 में तमिलनाडु के द्वारा एक बोर्ड प्रसव, दुर्घटनाओं, विवाह संबंधी मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए औपचारिक मान्यता प्रदान की गई थी। ई श्रम पोर्टल खोला गया जिसके तहत पंजीकरण करवाए गए। 2021 में लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल। इस पोर्टल के तहत 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, जिसके तहत विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके, उनकी पहुंच वहां तक हो सके। तस्करी विरोधी बाल श्रम रोकथाम को बंद करने की एक पहल की गई है। सरकार बाल श्रम निषेध करना चाह रही है। अधिनियम 1986 के तहत
इसको लागू करना चाह रही है। कानूनी सहायता, शिकायत और निवारण का एक मसौदा तैयार किया गया। घरेलू कामगार जो हैं और उनके अलावा जो उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है कार्यस्थल पर, उनके प्रकार से कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, उनको निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि वो अपनी शिकायत कर सके कि भाई फला फला जगह मेरे साथ दिक्कत हो रही है। घरेलू कामगारों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, खासकर महिलाओं को, क्योंकि ऐसा शिकार महिलाएं ज्यादातर होती हैं, उससे बचाने के लिए पोस अधिनियम 2013 जो लागू किया गया है कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए, ये इस प्रकार की आक्रांतिक घटनाओं को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए ये कार्य किया गया है। घरेलू कामगार जो अक्सर अदृश्य होते हैं, उनको दिखाया नहीं जाता ज्यादातर, और अदृश्य होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। कानूनी मान्यता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के हकदार है, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत में प्रस्तावित है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए अधिकतम लाभकारी हो। दूसरा, भारत को एक व्यापक घरेलू कल्याण कामगार संरक्षण अधिनियम बनाना चाहिए और भर्ती भी नियमित करनी चाहिए ताकि जागरूकता फैल सके, और जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने चाहिए, सशक्तिकरण मिशन लागू करने चाहिए, लाखों लोगों को उचित वेतन मिलना चाहिए, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त होना चाहिए, और इस प्रकार घरेलू कामगारों को सम्मानजनक रोजगार में बदला जा सकता है। ठीक है, जो घरेलू कामगार हैं, जो अदृश्य होते हैं लेकिन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी यदि किसी व्यक्ति को काम पर रखते हो तो उसको रिस्पेक्ट दो, उसको रोजगार अगर दिया है तो उसको उचित वेतन मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए। उन लोगों को जागरूक करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ठीक है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार सभी का है, तो ये चीजें आपको मद्देनजर रखनी है, इन चीजों के ऊपर आपको गौर करना है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इन चीजों पर आपको लोगों को जागरूक भी करना है और खुद भी जागरूक होना है। ठीक है, इसी के साथ मैं नवीन यादव आज के समाचार से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।